पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। इस वीडियो में हम पॉइंट 2 और पॉइंट 3 दोनों को डिस्कस करेंगे। पॉइंट 2 मेरा ये था और पॉइंट 3 ये था। इन दोनों को हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में हम जो मेन 2 पॉइंट पढ़ेंगे वो कालक्रम और दूसरा प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लोगों के लिए इतिहास में बड़ी दिक्कत होती है। सर कहते हैं कि सर इतिहास बड़ा कठिन लगता है, डेट्स याद नहीं होती कि कौन सी दिन के समय, कौन सा समय, किस तरीके से क्या हुआ, ये हमें कुछ पता ही नहीं रहता और हम भूल जाते हैं। सबसे पहले हमारे लिए यही पता करना है कि कहाँ क्या हुआ, ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या है, ठीक है, एडी क्या है, वीसी क्या है, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में कालक्रम को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में कालक्रम को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं ईस्वी लिखा होता है, कहीं ईसा पूर्व लिखा होता है। होता कुछ यह है कि जब यूनानी इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा तो उनने ईसा मसीह के जन्म को एक मानक समय मानकर ईस्वी और ईसा पूर्व को विभाजित कर दिया। ईस्वी वह सन था जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था, उसके बाद का जो समय कहलाता है वह कहलाता है ईस्वी। और इसके ठीक विपरीत ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो समय है वह ईसा पूर्व कहलाता है। तो और जैसा कि वेद पुराणों में भी समय कालक्रम है, समय एक निरंतर चलायमान है, चक्र की तरह चलता रहता है। तो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में मान्यताओं के अनुसार, धर्मों के अनुसार सभी लोगों ने अपने अपने समय को, समय चलायमान है और चलता रहता है, इस तरीके से बांटा है। जैसे कि हिंदू शास्त्रों में द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग में बांटकर समय का इस तरीके से विभाजन किया है और यह समय चक्रीय क्रम में चलता रहता है। इस तरीके से घड़ी चलती है। ठीक उसी प्रकार से इधर भी बांटा है। जैन शास्त्रों में भी अवसरफणी और अवसरफणी, जो यूपीएससी में पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा गया था, उत्सर्पणी और अवसरफणी ये काल के विभाजन है। और अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इतिहासकार के हिसाब से, तो अंग्रेजी इतिहासकारों ने समय को कुछ अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को इस तरीके से बांटा है। यह जो समय या कालक्रम बांटा है यह जूलियन कैलेंडर के हिसाब से इसको हम पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यह घटते क्रम में जाएगा और 0 पर यह खत्म हो जाएगा और फिर 1 ईस्वी में होगा ईसा मसीह का जन्म और 1 ईस्वी से फिर हम जो आज 2022 चल रहा है इस ईस्वी तक आएंगे। तो पहले होता है 1000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पहले। 500 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी और फिर 0 यहाँ पर। और 1 ईस्वी को होता है ईसा मसीह का जन्म। तो 1 ईस्वी से 10 ईस्वी, 100 ईस्वी, 500 ईस्वी, जैसे 647 ईस्वी, मतलब जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था वह यहाँ पर 647 ईसा पूर्व ईस्वी में लिखते हैं। 712 में ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हमारे भारत पर होता है। 1206 में सल्तनत काल की स्थापना हो जाती है और 1526 में मुगल सल्तनत स्थापित हो जाती है और वही मुगल सल्तनत औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। 1857 में होती है भारत की महान सशस्त्र क्रांति। उसके बाद 1947 में हो जाता है हमारा देश आजाद और हम पहुंच जाते हैं 2022 आज के समय में। इस तरीके से यह कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये था हमारा कार्यक्रम और इसको पढ़ने के साथ ही आप इतिहास को बड़ी ही सहजता से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कालक्रम के बाद प्रकारों की। तो प्रकार कुछ इस तरीके से है। यह मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं है, अपितु यह जो संस्कृति है पूरे भारतवर्ष की कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं। हड़प्पा सभ्यता के पहले
और हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती कुछ संस्कृतियां पूरे भारतवर्ष मतलब अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ, फली फूली। तो कभी कभी ये संस्कृतियां और उनके स्थान देकर आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ये पढ़ लेंगे। इसलिए आपको ये कुछ अनजान प्रकृति की संस्कृतियां ना लगें, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता तो हर कोई पढ़ता है, इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में उनके प्रकारों की। पहाड़ या बनास संस्कृति। राजस्थान में एक बनास नदी है, एक बड़ी नदी है, वह उसके इर्द गिर्द जो सभ्यता फली फूली, उसके लिए पहाड़ या बनास संस्कृति नाम दिया गया। दूसरे नंबर पर है मालवा संस्कृति। यह नर्मदा घाटी के क्षेत्र में मालवा के मुख्यतः इलाकों में यह संस्कृति फली फूली। यहाँ के जो मृदभांड है वह ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के सबसे उत्कृष्ट मृदभांडों में गिने जाते हैं। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है कि मालवा संस्कृति के मृदभांड। तीसरे नंबर पर जोरवे संस्कृति, इसका संबंध था महाराष्ट्र से। चौथे नंबर पर है झूकर संस्कृति। झूकर मतलब यह ध्यान नहीं रखना है, शायद यह अगर आपके लिए आ जाए तो कहो आप राजस्थान लगा दें, जबकि झूकर संस्कृति का संबंध राजस्थान से ना होकर कहाँ से, पाकिस्तान से। और प्रभास संस्कृति, प्रभास संस्कृति का संबंध है गुजरात से। तो इस तरीके से कुछ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां थी और इनका जो कालक्रम था वह था 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मतलब इसको हम और आगे इस तरफ ले जाएं तो 5000 ईसा पूर्व से ये जो टाइम पीरियड है, इसमें यह इतने टाइम में ये संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति फली फूली पूरे भारतवर्ष में। तो चलिए अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बाद 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल है। उसमें एक संस्कृति भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में से लेकर उत्तर पश्चिमी इलाकों तक फूली भई, जो कि मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र और पाकिस्तान जिले तक जो संस्कृति ऐसे त्रिकोण आकृति में फैली थी, वो उसे नाम दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। यह मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। वास्तविकता यह है कि इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पर बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। हम बस इसका थोड़ा सा देसी तरीके से अध्ययन करके कि यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता में हम हड़प्पा सभ्यता को रख सकते हैं, बस इतना ही पढ़ के इसको समाप्त खत्म कर देंगे। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम इसके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की, कि वैदिक संस्कृति क्या थी।